फ्रेंड्स, मैं निखिल आपके समक्ष शिक्षण के नवाचार के एक और महत्वपूर्ण बिंदु जिसे मस्तिष्क का उद्वेलन कहते हैं लेकर हाजिर हूँ। इस विधि को लगभग अपन ने शिक्षण नवाचार में लगभग 7 से 8 वीडियो आज तक के वीडियो में हो जाएंगे। तो शिक्षण के नवाचार में लगभग इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन लगभग अपने रीट के एग्ज़ाम में इसकी प्राथमिकता देते हैं। तो दोस्तों आइए अपन इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, इसके जो मस्तिष्क उद्वेलन की विधि है उसमें उसके अन्य नाम है जो ब्रेनस्टॉर्मिंग इसे इंग्लिश में कहते हैं, और इसके अन्य नाम जैसे मस्तिष्क झंझावात, मस्तिष्क विप्लव, बुद्धिशीलता और विचार मंथन आदि के नाम से इसे जानते हैं। क्योंकि ये क्या है, एक तरह से दिमागी प्रक्रिया है जिसमें मन ही मन में अपन जो विचार देते हैं और विचारों को सृजन करने में जो प्रोत्साहन मिलता है, यही क्या है, मस्तिष्क का उद्वेलन है। एक ब्रेन का स्टोर में है, यानी कि झंझावात है अंदर ही अंदर। और इसके प्रणेता जो है वो ऑसबॉर्न है। तो जो ये ऑसबॉर्न थे वे एक विज्ञापन कंपनी में कार्यरत थे, और ये क्या कि रचनात्मक विज्ञापन ज़्यादा यानी बनाते थे, और ये उस कार्य में प्रसिद्धि भी हासिल कर रहे थे। तो अब इसके अर्थ के बारे में अपन पढ़ते हैं। यह विधि इस विधि के अनुसार नए विचारों का सृजन करने में जो प्रोत्साहन देने को ही क्या कहते हैं, अपन को मस्तिष्क उद्वेलन कहते हैं। अब अपन आगे बढ़ेंगे दूसरी स्लाइड पे। ऑसबॉर्न ने मस्तिष्क उद्वेलन शब्द भी दिया था, ठीक है। ऑसबॉर्न की किताब बोले तो अप्लाइड इमेजिनेशन करके इनकी किताब थी, जिसमें मस्तिष्क उद्वेलन विधि की व्याख्या की थी। ऑसबॉर्न ने मनुष्य की मन की जो 2 धारणाएं बताई हैं, पहली होती है रचनात्मक या सृजनात्मक धारणा, दूसरी होती है विनाशात्मक धारणा। तो एक अच्छे मनुष्य में रचनात्मक या जो सृजनात्मक धारणा होनी बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कारक है, क्योंकि इसके कारण से वह सृजनशील, उसके विचारों में नवीनता आ पाएगी। अगर उसके अंदर विनाशात्मक यानी धारणा रहेगी तो उसके अंदर ना तो नवीन यानी कि विचार आ पाएगा और उसे ना ही प्रोत्साहन मिल पाएगा। तो इससे क्या है, उसके मस्तिष्क में उद्वेलन नहीं उत्पन्न होगा। तो यही इस नोट में लिखा गया है कि रचनात्मक या सृजनात्मक मन होने से किसी कार्य को करने से में प्रोत्साहन मिलता है, और विचार निर्माण में प्रोत्साहन मिलता है, नए विचारों की उत्पत्ति होती है। इसे ही मस्तिष्क उद्वेलन विधि कहते हैं। इस विधि में अकेले व्यक्ति न होकर एक समूह द्वारा विचारों का सृजन किया जाता है, यानी कि इसमें ग्रुप होता है, अतः इसे प्रजातांत्रिक विधि के रूप से मैं भी अपन जानते हैं इसको। इस विधि में प्रारूप, मुख्य प्रारूप यानी कि मान लो इस विधि का प्रारूप तो समस्या केंद्रित होता है, क्योंकि इसमें एक निश्चित समस्या ले ली जाती है और उसके बारे में अपन जो पूरा ग्रुप होता है वह एक विचार विमर्श करता है, उसके बारे में हर तरह से विचार करता है, क्या उसके लाभ है, क्या कारण है, क्या उसकी हानियाँ होंगी, ये सब पक्ष उसमें आ जाएंगे। मस्तिष्क उद्वेलन के चरण की बात करेंगे अब अपन। यह जो विल्सन ने दिए थे और 1887 में दिए थे, 1887 में इन्होंने ये चरण दिए थे। अब पहली बात अपन इसमें जो चरण है वो 8 है, यानी कि पहले चरण की बात करते हैं, परिचय। देखिए दोस्तों इन चरणों को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इनको समझाने की कोशिश पूरी करूँगा मैं आपको। देखिए, पहले परिचय की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, शिक्षक जो होगा वो अनुदेशक यानी कि एक इंस्ट्रक्टर अपन को जो कोई भी निर्देशन दे देगा कि भाई साहब आप जो छात्र को वो निर्देश दे देगा कि हर छात्र अपने यानी कि विचार प्रकट करेगा पहले तो सबके सामने। दूसरा, अगर दूसरी बात मैं बोलूँ तो यहाँ इसमें यानी 5 मुख्य बिंदु होते हैं, जैसे सक्रिय यानी कि सहभागिता होनी चाहिए सब बालकों में। एक यानी कि एक बालक बोलेगा तो उसके बाद में दूसरा आएगा, फिर क्या होगा, उनमें तारतम्यता होनी चाहिए, आलोचना भी होनी चाहिए। लेकिन आलोचना में अपन उस यानी जो विचार अपन उस वार्तालाप में आलोचना को यानी कि नेगेटिव पॉइंट में ना देखकर उसे पॉजिटिव पॉइंट में देखकर उस आलोचना के बारे में बात करेंगे। फिर क्या करेंगे, विचारों की प्राथमिकता दी जाएगी, प्रत्येक यानी विद्यार्थी की विचार की अभिव्यक्ति करेगा प्रत्येक विद्यार्थी। तो इस टाइप से ये 5 टोटल इसके पॉइंट्स हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि पहला तो शिक्षक अनुदेशक होगा, और बाकी ये जो विद्यार्थी है किसी एक विशेष समस्या पर क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, और ये सक्रिय यानी सहभागिता निभाएंगे, विचार अभिव्यक्ति करेंगे, आलोचना करेंगे और विचारों की अभिव्यक्ति करेंगे। फिर तारतम्यता आएगी उनमें। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इनको और समझाने की कोशिश करता हूँ कि हर बालक क्या करेगा, अपने विचार प्रकट करेगा। फिर दूसरा क्या है कि जो यानी कि कोई भी बालक यानी पहले जो किसी ने बोल दिया उसकी आलोचना नहीं करेगा कि आपने ऐसे कैसे बोला, इसको डायरेक्ट जवाब नहीं देगा, उसके भी कुछ पॉजिटिव वे में बात करके उससे बात की जाएगी, उससे जोड़ते हुए नए विचार को निकालना। यानी कि जो आलोचना की या फिर कोई
किसी ने बात करी, किसी पक्ष पे बात करी, तो उस पे क्या होगा, उसे जोड़ते हुए नवीन विचारों की बात करेंगे अपन। तो इस प्रकार से ये परिचय हो गया कि किसी विषय वस्तु पर अपन इस टाइप से परिचय देंगे। सेकंड में हिमभंजक का चरण, सेकंड पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपन ने इसका यानी उपयोग, ये अपन ने ऐसा देखे तो अपने जीवन से गुजर चुका है। देखिए इसमें क्या होगा कि पुराने जो परंपरागत या फिर पुराने विचार जो होंगे, वो उन विचारों को खंडित किया जाता है, फिर नवीन विचारों को उत्पन्न करना, ये क्या कहलाता है, हिमभंजन सोपान कहलाता है। जैसे आपने पेन का उपयोग लिखने में तो किया ही होगा, फिर आपने बैंगल्स जो है यानी कि ये गर्ल्स यानी जिनके हाथों में बैंगल्स होता है, उसका उपयोग अपन ने नॉर्मली रूप से तो वो पहनने में ही करती है गर्ल्स, लेकिन अगर इसका परंपरागत यूज़ न देखकर उसे विशिष्ट यूज़ देखें तो देख लीजिए आप, पेन का उपयोग अपन क्या कभी कभी खुजालने में कर लेते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, कभी क्या कर लेते हैं विद्यार्थी देखिए अपना छोटे थे तब शिक्षक द्वारा दंड दिया जाता था पेन दोनों उंगलियों के डाल में डालकर, तो यह भी इसका एक अतिरिक्त उपयोग हो गया, खुजली करने में हो गया। फिर बहुत सारे यूज़ हैं जैसे पेनों के। अब देख लीजिए बैंगल्स का उपयोग देख लीजिए, तो आप हाथों में तो वो गर्ल्स पहनती है, लेकिन दूसरा उपयोग देख लीजिए आप, सर्कल बनाने में आपने यूज़ किया ही होगा। तो इस प्रकार से ये हिमभंजन का चरण है। तृतीय आ जाएगा परिभाषीकरण का चरण। देखिए इस परिभाषीकरण चरण में मैं कुछ पॉइंट्स की बात करता हूँ, जैसे भ्रष्टाचार आ गया अपने सामने, कोई भ्रष्टाचार का पॉइंट चल रहा है अपनी बातचीत में, मान लो कोई आ गया, जनसंख्या की नियंत्रण की समस्या पर कोई पॉइंट आ गया, आतंकवाद पर नियंत्रण की समस्या पर कोई पॉइंट आ गया, और भी करप्शन के जैसे मामले आ गए, जैसे आजकल कोरोना में ये करप्शन बढ़ रहा है, जैसे क्या है, ऑर्गन का यानी सेलिंग कर रहे हैं अंदर ही अंदर ये सब, और ये बहुत सारी ऐसी दुविधाएं अपने सामने आ ही रही है। तो इस चरण में क्या करेंगे, उनसे पहले तो क्या करेंगे कि उन सब समस्याओं पे विशेष समस्या और परिभाषा का निर्माण करना, यानी कि इसमें विशेष परिभाषा का निर्माण करते हैं और इससे संबंधित सब तथ्यों की अपन बात करते हैं इसमें। इन इन तीनों पॉइंट मैंने बताए, एक तो आतंकवाद आ गया, फिर जनसंख्या वृद्धि की समस्या आ गई, और ये भ्रष्टाचार आ गया, ये ऑर्गन्स की सेलिंग वाला आ गया, इस सब की पूरी तरह से यानी बात करेंगे, हर टाइप से उनकी बात करेंगे। तो ये हो गया इस परिभाषीकरण चरण में इस आ जाएगा। फिर समस्या का प्रथम चरण देखिए इसमें अपन बात करेंगे, यानी इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है लिखने में, समस्या पर संकेंद्रण का यह चरण है। ठीक है सर, आप ये सुन लेना, ये यह जो चौथा पॉइंट है उसमें समस्या पर संकेंद्रण का चरण है। तो इसमें क्या होता है समस्या पर संकेंद्रण के चरण में, तो इसमें क्या, जैसे जैसे अपन ने 3 टॉपिक्स लिए थे, विश्व में बढ़ती जनसंख्या, फिर आतंकवाद, तो उसमें क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे आ जाएंगे कि विश्व में बढ़ती जनसंख्या ले ली और उस पर नियंत्रण हुआ। तो उसमें जैसे अपन क्या-क्या पॉइंट पर बात करेंगे, तो संकेंद्रण यानी केंद्र की ओर बढ़ जाएंगे उस विशिष्ट समस्या की, जैसे जागरूकता लाएँगे लोगों में, फिर उन्हें शिक्षा देंगे, फिर क्या करेंगे उससे संबंधित यानी कि अपन कानून बना लेंगे, सुविधाएँ उसकी जो होंगी वो काट लेंगे, जैसे आरक्षण का प्रयोजन देंगे, फिर उसे इस टाइप से ये 4-5 बिंदु अपने सामने दिए हैं मैंने। तो देखिए, अब ये हो गए इसके संकेंद्रण के चरण में, जैसे मैंने बताया कि उसमें जागरूकता लाएँगे तो संकेंद्रण के ऊपर जाएँगे, यानी उस समस्या के केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं अपन। पहले मैंने 3 समस्या बताई थी जो परिभाषीकरण के चरण में आई थी, और अब इसके मैं बता रहा हूँ समस्या के संकेंद्रण के चरण में बता रहा हूँ, जिसमें अपन क्या करेंगे, उस मुख्य जो अपन ने एक समस्या ले ली, जनसंख्या में वृद्धि की समस्या, जुड़ी हुई समस्या के बारे में, और नियंत्रण कैसे करेंगे, तो उसमें जागरूकता लाएँगे फर्स्ट, फिर शिक्षा लाएँ, शिक्षा से अपन उसमें उनको पढ़ाकर उनमें जागरूकता लाएँगे, फिर आरक्षण का प्रलोभन देंगे, अगर ऐसा जनसंख्या को कम करोगे तो आपको ये वो दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। कानून बनाएँगे कि 2 से ज़्यादा नहीं होंगे बच्चे, फिर सुविधाएँ उसी देंगे, जैसे 2 होंगे जो उनको ये सुविधा अतिरिक्त रूप में देंगे। तो इस प्रकार से ये समस्या पर केंद्रीकरण के चरण में आ गया। फिर समकेंद्रित चरण की बात करते हैं अपन, उसमें अपन बात करेंगे, तो संकेंद्रण में क्या होगा, अपन एक निश्चित कथन की ओर बढ़ते जाएँगे कि अब ये अपन ने बात कर ली यहाँ पे कि ये जागरूकता आ गई और ये शिक्षा आ गई, आरक्षण आ गया। तो इसमें अब इन सब में भी एक मुख्य बिंदु ले लेंगे, जैसे कि अपन सुविधाएँ, जैसे जो सरकारी यानी नॉर्मल आदमी है जिसकी सुविधाएँ दी जाएँगी, जैसे कि अगर वो यानी जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण करता है, तो उसे ये अतिरिक्त राशन कार्ड पे कुछ सुविधा दे दी जाए, जैसे एक्स्ट्रा में गेहूँ दिए जाएँ, या फिर एक्स्ट्रा उसे अफोर्डेबिलिटी मिले उसको। तो इस प्रकार से मुख्य समकेंद्रित विचार का चयन करेंगे अब इसके लिए। तो इस टाइप से अपन उसको प्रलोभन देंगे, जिससे कि ये समस्या का मूल रूप से ये हटा यानी समस्या को
नियंत्रण करने में सहायता देगी। अब अगली बात करते हैं, मस्तिष्क के उत्प्लावन की बात करेंगे। अब ये जो सोपान है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये विधि अपनी मस्तिष्क का उपलावन विधि है। ये जो अपना छठा सोपान है, इसमें क्या होगा कि जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए कई लाभ प्रदान करेंगे अपन। जैसे बहुत ये बताया ही है कि शिक्षा में उनको लाभ देंगे, जागरूकता में उनको लाभ देंगे, आरक्षण में उनको लाभ देंगे। कई प्रकार से ऐसे प्रलोभन देकर अपन क्या है वो कम करने की कोशिश करेंगे। फिर इन अब देखिए आगे 7वें पॉइंट पर बढ़ते हैं अपन। फिर क्या करेंगे कि भाई मुख्य सुझाव देना है, तो मुख्य सुझाव में क्या आएगा कि इन सब सुझावों में जो ये मैंने 4-5 बताए, जैसे आपको जागरूकता, शिक्षा, इन सब में भी एक मुख्य सुझाव ले लेंगे अपन, और वह इन चीज़ों पर कैसे ज़्यादा उपयोगी होगा, इस पर अब मुख्य सुझाव में बात करेंगे। तो इस टाइप से ये मुख्य सुझाव अपन देंगे लोगों को। और अब लास्ट एक ही है अपने पास, मूल्यांकन की तकनीक का चरण। इसमें क्या होगा कि हर सुझाव को की गुणवत्ता के आधार पर उन बालकों को क्या करेंगे अपन, अंक देंगे कि कौन से बालक ने कैसे सुझाव दिए थे, क्या किया था, किस टाइप से उन्होंने बातें की थी, वार्तालाप की थी। तो इस टाइप से उस बालक की जो सोच में जो वृद्धि हो रही है, जो सामाजिकता, प्रजातांत्रिकता, फिर एक सकारात्मक सोच की वृद्धि हो रही है, सृजनात्मक सोच की वृद्धि हो रही है, उस टाइप से उसके हर एक पक्ष को देखते हुए इसके मूल्यांकन करते हैं। और इस टाइप से इस विधि का अपन यहाँ पे अंत मान लेते हैं, जो इसमें का क्रियान्वयन होता है उसका उस टाइप से। अब उसके गुण क्या है, तो इसमें अपसारी चिंतन की वृद्धि होती है। देखिए बालक क्या होगा, इस विधि को करने में हर टाइप से सोचता है, तो इसके कारण से इससे क्या होगा कि अपसारी चिंतन यानी कि सृजनात्मक चिंतन में वृद्धि हो जाती है। लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रस्तुतिकरण, बालक में जितने भी लोकतांत्रिक मूल्य है उसका प्रस्तुतिकरण हो पाएगा कि वह लोगों के लिए क्या यानी अच्छा कार्य कर सकेगा, ऐसे मूल्यों का प्रस्तुतिकरण हो पाएगा वहाँ पे। जैसी उसकी अभिव्यक्ति होगी विचारों की, वह उस टाइप से वह आगे भी कार्य करेगा। बहुआयामी दृष्टिकोण, इसमें एक आयाम तो है रहता नहीं है, क्योंकि समस्या अनेक होती है। धीरे धीरे क्या अपन एक निश्चित बिंदु की ओर बढ़ते हैं तो बहुआयामी दृष्टिकोण बनते हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि के लिए अलग दृष्टिकोण रहता है, फिर भ्रष्टाचार के लिए अलग दृष्टिकोण रहता है, फिर क्या है मैंने 2-3 बताए आपको। फिर आतंकवाद के नियंत्रण में भी अलग दृष्टिकोण बनता है कि आप किस तरह से सोचते हैं। तो ये फिर रचनात्मक वृद्धि, आप बोल सकते हैं यही रचनात्मक यानी कुछ चीज़ों की समस्या को निपटान करने में रचनात्मक यानी निर्माणात्मक सोच में वृद्धि होगी उसके। फिर सक्रिय सहभागिता, नियमित सहयोग मिलेगा और वृद्धि होगी इसमें। तो ये देखिए इसमें क्या है कि 5 से 7 या 10 लोगों का ग्रुप रहता है, तो ये सक्रिय सहभागिता तो बढ़ना निश्चित ही है, क्योंकि वह एक-दूसरे के विचारों को ध्यान में रखते हुए बोलते हैं। किसी से यानी झगड़ा नहीं कर देते हैं, किसी की यानी अनादर नहीं कर देते हैं किसी के विचार का। तो इस प्रकार से ये सहभागिता और नियमित सहयोग के छिपी हुई प्रतिभा को निखारने के अवसर मिलते हैं। तो इसमें क्या है, कोई बालक अगर बोलने में पहले इसे मंच नहीं मिलता था, तो इसी विधियों से क्या उन्हें मंच मिल जाएगा बोलने के लिए। वो वाद-विवाद यानी करेंगे, तो उससे क्या कि आगे एक सफल वा यानी कि क्या कहते हैं वक्ता के रूप में भी वह निखर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी उसमें जो खूबियाँ हैं वो निखारने का इस विधि में उसे अवसर मिलता है। हानियों की बात करते हैं तो प्रत्येक विषय वस्तु को इस विधि में द्वारा नहीं समझाया जाएगा, क्योंकि मुख्य रूप से ये ऐसी जो परिस्थितियों के आधार पर रहती है कि अ, प्रत्येक विषय वस्तु को नहीं समझाया जा सकता है। जैसे कि अपन किसी सब्जेक्ट को यानी विज्ञान में जुड़े हुए प्रयोग को इस विधि से कैसे समझा पाएँगे अपन? क्योंकि इसमें हर एक बिंदु के लिए टाइम ज़्यादा जाएगा और ये बहुत कठिन पड़ जाएगी उस टाइप से समझने के लिए। शिक्षकों को उसके लिए प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अगर किसी शिक्षक ने इस विधि के प्रशिक्षण नहीं लिया है, तो वह ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे यानी कॉर्नर्स यानी ऐसे फैक्ट्स होते हैं, ऐसे यानी उसका तंत्र बनता है कि वह बिना प्रशिक्षण के कार्य नहीं कर पाएगा। अंतर्मुखी बालकों के लिए यह लाभकारी नहीं है और उनमें यह नकारात्मकता है, क्योंकि अगर अंतर्मुखी यानी बालक है वो तो बोलेगा तो नहीं, तो वो क्या करेंगे फिर वह अपने आप को कोसेगा और धीरे-धीरे और ज़्यादा नकारात्मकता आएगी। अंतर्मुखी बालक अपने आप को निखार नहीं पाएगा, तो उसमें क्या है जो वाक्पटुता जिस बालक में ज़्यादा होगी वो बोलेगा इसमें, तो उसमें ज़्यादा निखार आएगा। लेकिन इसके विपरीत अंतर्मुखी बालक क्या है, चुप के बैठा रहेगा और इसमें इतना वृद्धि नहीं हो पाएगी जितना उन बालकों में वृद्धि हो पाती है। अब मस्तिष्क उद्वेलन विधि में थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के आधार पर आधारित है। देखिए इसमें थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत पर आधारित माना है। ठीक है, जिसमें 7 टाइप्स के इसके सिद्धांत बताए थे, जिसमें वाक 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 शक्ति वाली प्रॉपर्टी होती है, फिर यानी शब्द प्रवाह रहता है, फिर मेमोरी इसमें ज़्यादा रहती है। इस टाइप से मस्तिष्क उद्वेलन में, क्योंकि दिमागी दिमागी कसरत से रिलेटेड ये प्रक्रिया है, तो थॉर्नडाइक ने भी ये लगभग दिमागी तौर पर जो क्रिया होती है उसी पे सिद्धांत दिया था, बुद्धि से रिलेटेड। माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए चिंतन के लिए आवश्यकता होती है। देखिए यह विधि माध्यमिक स्तर के
विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा उपयोगी है और वह उसमें बढ़-चढ़ के भाग लेने के लिए ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि जितना वो भाग लेंगे उसमें खुद में यानी निखार आएगा, यानी कि हर टाइप से वाक शक्ति बढ़ेगी, शब्द प्रवाह बढ़ेगा, इस टाइप से। महत्व क्या है, तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि का उपयोग उच्च स्तर के अध्ययन में किया जाता है। ऐसे बड़े-बड़े सेमिनार में ये जैसे जिसमें वोकेशनल सेमिनार चलते हैं, तो वहाँ पे ये यहाँ पे ज़्यादा उपयोग में आती है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह अपनी मस्तिष्क उद्वेलन विधि का अंत होता है। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए और तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।